रदरफोर्ड एंड सॉडीज लॉ फॉर रेडियो एक्टिव डिके। अब बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है, जैसे कि कोई हमारे पास एक बैग में बहुत सारे, ठीक है, दिस इज अ बैग, इसे कंफ्यूज मत करना कि न्यूक्लियस समझ के, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है ना, ये t इक्वल टू 0 की बात है, और ये जितने भी न्यूक्लियस है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, सपोज दे आर n नॉट, ठीक है। अब इन पे डिके हो रहा है। डिके का मतलब या तो अल्फा डिके होगा, या बीटा डिके होगा, या गामा डिके, कोई एक डिके मान लेते हैं, ठीक है। सपोज अल्फा डिके हो रहा है, तो इन सब का z 2 कम होता जाएगा, z-2 होता जाएगा। तो सपोज ये ब्लैक कलर से धीरे धीरे ग्रीन कलर के बदलने लगेंगे, ठीक है। तो सपोज ये कोई से भी एक, कोई जरूरी नहीं कि सारे बदल जाए, हो सकता है कुछ का डिके हुआ हो, अभी कुछ करना हुआ हो। देखो, कुछ ब्लैक वाले ग्रीन में बदल गए, लेकिन कुछ ब्लैक वाले अभी भी ब्लैक ही, ठीक है। एक तो पहली चीज, ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा अब ब्लैक वाला ग्रीन में बदलेगा, कोई नहीं जानता कि डिके कौन करेगा। बस हम ये कहेंगे कि कुछ न्यूक्लियस डिके कर जाए, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट है, और t इक्वल टू t पर नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई। देखो, टोटल न्यूक्लियाई तो अभी भी n नॉट होगा, क्या लगता है होंगे कि नहीं, टोटल ब्लैक और ग्रीन मिला के, है ना। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई, यानी सिर्फ ब्लैक वाले, वो कुछ कम हो गए होंगे, थोड़े से कम। यस सर। अच्छा, और थोड़ी सी देर तक, अभी अल्फा डिके इज गोइंग ऑन, तो थोड़े से और टाइम के बाद यही बैग है अपना, ग्रीन न्यूक्लियाई थोड़े से और बढ़ गए, और ब्लैक न्यूक्लियाई, सर ऐसा नहीं हो सकता ग्रीन न्यूक्लियर भी आगे किसी और में बदल गए? हो सकता है, लेकिन फिर तो वो एक और नई चीज होती है, उसको कहते हैं सक्सेसिव डिके, कि अब ग्रीन ये भी बदलने लगे। वो तो अगर ये भी अनस्टेबल हुए तब है ना, पर हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ब्लैक वाले अनस्टेबल थे, और जो ग्रीन बना वो स्टेबल है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अब जो नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई बचे, वो थोड़े से और कम हो गए होंगे ना, n से थोड़े से कम। तो अपने को ये लिखना चाहिए, लेकिन अपन लिखते क्या है प्लस, ना, और यहां लिख देते हैं कि जो dn है ना, इट इज, पहले इतना देखो ध्यान से, ये लॉजिक समझ में आया, कि धीरे धीरे ग्रीन ब्लैक वाले ग्रीन में बदलते जा रहे हैं।
ठीक है। अब अगर हम इस केस को देखें, सिर्फ इस केस को, ठीक है, सिर्फ इस केस को, ये जो मैंने इसमें बनाया है रेक्टेंगल में, तो इस केस में टाइम कितना इलैप्स्ड है, हाउ मच टाइम इज इलैप्स्ड? सर dt dt। और उतने में कितने ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो ब्लैक से ग्रीन में बदल गए, ऐसे कितने? dn dn। तो हम ये कहेंगे टाइम dt dn nuclei has decayed in time dt dn nuclei have decayed। तो इन 1 सेकेंड क्या लगता है आपको कितने न्यूक्लियाई डिके हो चुके होंगे? dn upon dn dt upon dt dn upon dt है ना, न्यूक्लियाई डिके। तो ये जो dn अपॉन dt है, इसको ये कह सकते हैं ना, इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन 1 सेकेंड। बस इसमें क्या है, जैसे dn निगेटिव है ना यार, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पर एक -dn लगा दो। तो ये जो चीज होती है ना -dn अपॉन dt, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन 1 सेकेंड, ये कहलाता है रेट ऑफ डिके, या इसका एक और नाम होता है एक्टिविटी। तो इसको R से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। ये जो एक्टिविटी है ना, या रेट, जो कि -dn/dt है, इसकी एक SI यूनिट होती है, वो होती है becquerel। शॉर्ट फॉर्म इज BQ। ठीक है, becquerel यानी BQ। ओके, 1 BQ का मतलब होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसको अपन कहते हैं DPS, 1 becquerel एक्टिविटी। इसका मतलब 1 सेकेंड में एक न्यूक्लियाई दूसरे में बदलता है, एक ब्लैक न्यूक्लियाई ग्रीन में बदल जाता है। पर ऐसा थोड़ी होता है, 1 सेकेंड में तो बहुत सारे बदल जाते हैं। इसलिए लोगों ने कहा यार ये becquerel तो एक बड़ी छोटी यूनिट हो गई है ना, 1 DPS। तो लोगों ने इससे बड़ी यूनिट्स बनाई जो प्रैक्टिकली विच आर फीजिबल। बड़ी यूनिट्स, बड़ी यूनिट जैसे एक बड़ी यूनिट होती है क्यूरी। क्यूरी का शॉर्ट फॉर्म है CI, CU नहीं CI।
1 क्यूरी जो है ना वो होता है 3.7 इंटू 10⁻10 becquerel। ठीक है, एक और यूनिट होती है, दिस इज 1 यूनिट। रदरफोर्ड जो है ना ये होता है 10⁶ becquerel। ठीक है, एक्चुअली becquerel मीन्स डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बताओ आपको एक्टिविटी का लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो जो रदरफोर्ड सर और हाँ बोलो। सर डीएन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हाँ बता देता हूँ, कोई बता सकता है कि डीएन निगेटिव क्यों है भाई यहाँ पे? तो सर ओरिजिनल न्यूक्लियाई कम हो रही है। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं। कम हो रही है। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होंगे तो यहाँ लिखना चाहिए ना n-dn, लेकिन हम कभी नेगेटिव तो लिखते ही नहीं, हम तो हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया Yes, n+dn। लेकिन चूंकि कम हो रहा है तो हमने dn को क्या लिख दिया? नेगेटिव। नेगेटिव। सर ठीक। एन एन नॉट मतलब क्या था? इनिशियली t=0 पे कितने न्यूक्लियाई? तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा ना? हाँ, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक ही तो, शुरू में तो सारे ही ब्लैक थे। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो रदरफोर्ड और सॉडी इन्होंने क्या रूल दिया था? ठीक है, बेसिकली इट वाज सॉडीज रूल। तो सॉडीज रूल क्या था? ये था कि द एक्टिविटी, मतलब रेट ऑफ डिके है ना, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डायरेक्टली proportional to the number of nuclei of the radioactive element present at any instant। मतलब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो एक्टिविटी होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है? उस समय उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें, ये जो डायग्राम था, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में इस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितने भी ब्लैक है ना, ब्लैक, उनको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जो एक्टिविटी होगी ना इस समय, रेट ऑफ डिके, वो इस 18 पे डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हो? शुरू में हम अगर काउंट कर लेते 1 2 3 कुछ सपोज 28 या 29 ब्लैक थे,
तो इस जो एक्टिविटी शुरू में होती वो 29 पे डिपेंड करती, बाद में 18 पे, ऐसे धीरे धीरे देखो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ब्लैक कलर का वो कम होता जा रहा ना, तो एक्टिविटी या रेट ऑफ डिके ना धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। अब जैसे इस केस यस में सर। इस समय सपोज जो एक्टिविटी है वो ये है ए, और इस समय कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं? n। तो जो एक्टिविटी होगी ना इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब एक्टिविटी will be equal to some constant which we call as lambda by into n। ये जो लैम्डा होता है ना ये होता है डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्टिविटी हो गई लैम्डा एन। इस लैम्डा की जो यूनिट होती है ना वो होती है सेकंड की पावर -1। अब इसको कई लोग मिनट की पावर -1 में ले लेते, कई लोग आर की पावर -1 में ले लेते। तो अब मैं इसे यहां से सॉल्व करना शुरू करता हूं। ए इज व्हाट इज ए? इट इज -dn/dt। इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। तो मैं लिख सकता हूं -dn अपॉन n इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dt, यानी dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं। जब टाइम 0 था उस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 थे, और जब टाइम t था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n थे। तो इसको मैं लिख सकता हूं ln ऑफ n। फ्रॉम नीचे n0 है, ऊपर n है। इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt का t फ्रॉम 0 टू t। तो ये आ गया ln n माइनस ln n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। सबसे पहले तो आप ये रिलेशन देखिए, क्या आपको ये रिलेशन समझ में आया? log n यस सर। माइनस log n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हैं ln ऑफ n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस ln ऑफ n0। तो एक दो जगह मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है कि वो क्या करते हैं, वो ना एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें y एक्सिस पर वो लेते हैं ln ऑफ n और x एक्सिस पर लेते हैं t। तो ये ln n को इसको y लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x प्लस ln n0। तो इसको अगर कंपेयर करा दें y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि m की वैल्यू माइनस लैम्डा है और जो c है ना वो है ln n0। तो ln n वर्सेस t का ग्राफ ऐसा होता है। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये होता है ln n0। ठीक है, और एक्चुअली मतलब
देखा जाए प्रैक्टिकली तो ये ग्राफ यहीं तक होता है, मतलब ठीक है। इस तरीके से इसको मैं थोड़ा ऐसे प्रोड्यूस कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ ना, और ये एंगल सपोज थीटा लिख दूँ, तो जो tan थीटा होता है ना, वो लैम्डा के बराबर होता है। tan थीटा जो है वो लैम्डा के बराबर है। तो ये आप बना लीजिए ग्राफ। कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो बताइएगा। इसको याद भी रखना है यार, कई बार ये इक्वेशन ना बड़ा यूजफुल होता है। ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। बताओ, कर लिया कॉपी? यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ। यस सर, हो गया। प्लीज फॉलो अप। ओके। डन सर। तो अब जैसे इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, ln ऑफ n माइनस ln ऑफ n नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log b, log a अपॉन b। किया गया तो यहाँ से n अपॉन n नॉट आ गया, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो n की वैल्यू आ गई क्या? आपने जो ये ग्राफ बनाया है उसमें थीटा नीचे की तरफ क्यों बना है? एक्चुअली ये वाला एंगल थीटा जो है और ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो मैंने सोचा कि यहां से देखना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो ऐसा कभी कभी वो ग्राफ दे देते हैं इस तरीके का, कहते हैं कि सपोज देयर आर टू एलिमेंट्स 1 एंड 2, कहते हैं बताओ किसके लिए लैम्डा ज्यादा होगा। तो हम लोग सीधा यहाँ पे ऐसी लाइन बनाएं, जिसका एंगल ज्यादा है उसका tan थीटा ज्यादा, तो उसका लैम्डा उतना ही ज्यादा। ओके सर। ठीक है। ठीक है। ओके सर। सर इसमें m की वैल्यू माइनस लैम्डा है, इसीलिए वो नीचे की डायरेक्शन में, नहीं तो ऊपर भी बन सकता था ना सर? बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ। माइनस ओके लैम्डा सर। स्लोप नेगेटिव हो गई। ठीक है। यस सर। अच्छा, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये जो है ना, इसका ग्राफ अगर बनाए तो ये ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, इसमें भी वही लॉजिक है कि जैसे सपोज n वर्सेस t का ग्राफ दो के लिए बनाओ, ये और ये, तो जो ग्राफ नीचे होगा ना, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा। सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो वी कैन से लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1। हुआ ये क्लियर? यस सर। अच्छा, यहाँ Yes, n क्या रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, व्हाट डज n रिप्रेजेंट? n total रिप्रेजेंट नंबर orig- न्यूक्लियाई एट टाइम टी। ओरिजिनल न्यूक्लियाई। हाँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट। एट टाइम टी। कई बार पूछते हैं कि कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए। मान लो पूछ दे कि व्हाट इज द नंबर। एन नॉट माइनस एन। हाँ, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियाई डिकेड। तो हम कहेंगे इनिशियली n नॉट थे, बाद में n है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके हो गए। बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट है, हाफ लाइफ। तो लिख लेते हैं, इट इज द टाइम in which the number of nuclei become half of their ओरिजिनल वैल्यू। जितने टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे होते हैं। जैसे शुरू में n थे, n नॉट थे, एक हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाय 2 हो गए, एक और हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाय 4, एक और हाफ लाइफ के बाद। समझ रहे हो? जितनी भी ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे ये ओरिजिनल वैल्यू है तो आधे हो गए, ये ओरिजिनल वैल्यू, ये भी आधा हो गया, ये ओरिजिनल वैल्यू तो ये आधा हो गया। बताओ, ये क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे हो गए, ठीक है। अब एक फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला ये था, जैसे अगर मैं सिर्फ बात करूं, किसी भी एक की बात करता हूं, ठीक है, सिर्फ यहां से इसकी बात करता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला था ना, ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब n की वैल्यू जो है, ये n नॉट बाई 2 है, तो ln सही है ना, तो ln
टी की जगह टी हाफ लिख दिया। तो एल एन ये आ गया। अब log 1/2 जो है ना, ये होता है माइनस log माइनस माइनस कैंसिल, तो टी हाफ यानी हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया एल एन 2/लैम्डा। अब 0. एल एन 2 की वैल्यू होती है 0.693 बाय लैम्डा। देखो हुआ क्लियर। हाफ लाइफ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सर इस लैम्डा को रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं सर? नहीं, रेट कांस्टेंट तो आर था ना। नहीं सर, वो केमिस्ट्री में भी सर ऐसा ही फॉर्मूला है सर, इसलिए हाफ लाइफ। केमिस्ट्री में जो वो फॉर्मूला है तो उसमें लैम्डा की केमिकल जगह के काइनेटिक्स का है। फॉर्मूला है ना, वो कह रहे हो केमिकल काइनेटिक्स। यस सर। हाँ, उसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा जो के होता था ना। ओके सर। हाँ, ये लिख सकते हो कि रेडियो एक्टिव डिके इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके सर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ हो गई। अब ये मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे सपोज एन नॉट है, एक हाफ लाइफ के बाद n0/2 हो गया, एक और हाफ लाइफ के बाद n0/4, एक और हाफ लाइफ के बाद n0/8। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर n आफ्टर x हाफ लाइफ, ठीक है, जो कितने बचते हैं वो होते हैं n0/2 की पावर x। देख लो आफ्टर 1 हाफ लाइफ में x को जरा 1 रख दो, 2 हाफ लाइफ में 2। आ रहे सब वही आंसर? यस सर। सर ओके। हाफ सर लाइफ थोड़ा ऊपर क्या चीज, क्या ऊपर? ओके सर, डन सर। एक टर्म और इसके बाद मीन लाइफ, या जिसको हम कह सकते हैं एवरेज लाइफ, ये होती है 1/λ। अच्छा, हाफ लाइफ कितनी थी? और एवरेज है 1/λ।
तो हाफ लाइफ हो गई 0.693 into average life. हुआ है क्लियर? बताओ। Yes, sir. ओके एवरेज लाइफ मतलब क्या हुआ? यार एक्चुअली ना एवरेज लाइफ का मतलब क्या हुआ, देखो थोड़ा सा मतलब लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ता है इसमें। जैसे सपोज 100 न्यूक्लियाई है, उन 100 में से एक न्यूक्लियस 1 सेकंड में डिके हो गया, ठीक है। यस सर। फिर अगला न्यूक्लियस 2 सेकंड के बाद डिके हुआ। तो अगर कोई हमसे पूछे कि ये जो 2 थे ना न्यूक्लियस, ये ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक रहे, कितने टाइम के बाद डिके हुए, तो क्या कहोगे? 2 सेकंड। ऑन एन एवरेज पहला वाला 1 सेकंड के बाद डिके हुआ, दूसरा वाला 2 सेकंड के बाद हुआ। 1.5 1.5 1.5। एवरेज तो यही होता ना। यस। क्या किया, 1 मतलब पहला कितनी देर तक रहा, दूसरा कितनी देर तक रहा, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दिया। अच्छा सपोज तीसरा न्यूक्लियाई 3 सेकंड के बाद डिके होता, तो क्या करते? अब तीनों का एवरेज लाइफ पूछते तो क्या होता? 3 सेकंड। 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3 2 2 सेकंड 2. है नहीं। तो यहां पे वही कर रहे हैं, जितने न्यूक्लियस जितने टाइम तक रह रहे हैं ना, उन सबका एवरेज निकाल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज कितने टाइम में ये खत्म हो जाए। हालांकि ये तो एक मतलब इमेजिनरी चीज हो गई, क्योंकि इसको कोई ओबे थोड़ी करता। ओके सर। तो क्लियर हुआ लॉजिक? यस सर, यस सर। तो मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को ना इससे पहले कुछ क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार, करो ट्राई।
लिखा हुआ है द हाफ लाइफ, अब देखो ये सवाल वैसे देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, लिखा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट्स, द टाइम टेकन बिटवीन 40% डिके एंड 85% डिके। 40% डिके हो चुका है तो बचा कितना है? 60%। क्योंकि 60%. जो फॉर्मूला 60%. फॉर्मूला इज नॉट फॉर हाउ मच हैज डिकेड, फॉर्मूला इज फॉर हाउ मच इज लेफ्ट, है ना। तो शुरू में 60% लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है 85% डिके, इसका मतलब 15% लेफ्ट। 15% left. 15% लेफ्ट। तो वो पूछ रहे हैं कि 60% लेफ्ट और 15% लेफ्ट, इनके बीच में टाइमिंग कितना है? तो देखो 60% लेफ्ट है, एक हाफ लाइफ के बाद इसका आधा बचेगा, यानी 30% बचेगा। क्या लगता है? यस सर। है ना? फिर Yes, एक sir. और हाफ लाइफ के बाद इसका फिर आधा बचेगा, यानी कितना बचेगा? 15% बचेगा, 15%। है ना। तो यस सर। 60% लेफ्ट से 15% लेफ्ट के बीच में कितनी हाफ लाइफ आ गई? 2 हाफ लाइफ। 2। इसका मतलब कि कितना समय लगेगा? 16 मिनट्स लगेंगे। आया समझ में? बोलो। Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको भेजता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि इट इज लाइक अप्रोक्सीमेट, मतलब वी हैव टू सॉल्व दिस। ये देखो अगला सवाल, करो एक बार ट्राई। क्या लिखा है देखो, if 20% of a radioactive element decays in 10 days, then amount of original material left after 30 days is approx, और लिख भी रखा है approx। इट मीन्स दैट इसमें कुछ ना कुछ वैसा कैलकुलेशन होगा कठिन सा। तो हम लोग कहेंगे यार हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो तो ये है, n इज इक्वल टू n नॉट, ठीक है ना। तो 20% डिके हो चुका है 10 दिन में, तो बचा कितना है? 80%. 80%, यानी ये n जो है इट इज एक्चुअली 80% ऑफ n नॉट, है ना। दिस इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा, और t कितना है? 10।
तो कैंसिल हो गया, 2 4 जा 2 5 जा, तो e टू द पावर 10 लैम्डा की वैल्यू देखो 5/4 आ गई, है ना। ठीक है, तो लिखा है देन अमाउंट ऑफ ओरिजिनल मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 30 डेज इज, अब 30 दिन के बाद फॉर्मूला ये लगेगा ना, देखो ये, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन e टू द पावर 30 लैम्डा, क्या ये सही लिखा है मैंने, अपॉन e टू द पावर 30 लैम्डा, तो n आ गया n नॉट अपॉन, देखो e टू द पावर 10 लैम्डा का क्यूब है ना ये, e टू द पावर 30 लैम्डा, तो हाउ मच आई कैन राइट, यस सर। n नॉट अपॉन 5/4 का क्यूब यानी 125 और 4 का क्यूब 64, ठीक है। तो ये n आ गया। तो अब उन्होंने पूछा क्या था हमसे एग्जैक्ट, लेफ्ट, तो n इज दिस मच, तो अमाउंट लेफ्ट इज परसेंटेज वाइज n अपॉन n नॉट इंटू 100, सो इट विल बी परसेंटेज लेफ्ट 64 अपॉन 125 इंटू 100, 25 4 जा 25 5 जा, 4 4 जा 16, 4 जा 24, 256 अपॉन 5, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 51.2%, ठीक है। क्लियर हुआ, बोलो कर पाओगे इस तरीके के सवाल, यस सर। हर सवाल में जानबूझ के वो हाँ बोलो कुछ कह रहे हो, हर सवाल में जानबूझ के वो कंफ्यूज करने के लिए देंगे कि इतने डिके हो गए, बट द फॉर्मूला इज एक्चुअली व्हाट, कितने रह गए। बताओ, हुआ क्लियर। सर आपने परसेंटेज लेफ्ट कैसे निकाला है? अरे भाई मुझे ये मिल गया था कि कितने न्यूक्लियाई बचे, ये मिल गया था ना, देखो यस सर। एन, अब उन्होंने पूछा कितने परसेंट बचे, तो मैं कहूंगा जितने बचे अपॉन जितने ओरिजिनली थे इंटू 100, कितने बचे एन, ओरिजिनली थे कितने एन नॉट इंटू 100, सर क्या ये पॉइंट हुआ क्लियर, बताओ। हो गया। ठीक है, ओके। तो देखो रेडियो एक्टिविटी तो बेसिकली यहीं तक है, इसके बाद ना एक और पॉइंट होता है, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स, जैसे एक चीज होती है न्यूक्लियर फिशन,
तो व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, यहां लिख देते हैं द splitting of a heavy nucleus in lighter nucleus is called nuclear fission. The splitting of a heavy nucleus into lighter nuclei is called fission. सर सन में जो न्यूक्लियर फिजन होता है या फ्यूजन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन में। ओके सर। ठीक है, सन में जो हाइड्रोजन है ना वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, ठीक है, वो भी अभी करेंगे। तो देखो इसका एक ऐसा इक्वेशन है जो हमें याद रखना चाहिए कि जैसे यूरेनियम है 92 और 235, वेरी हैवी बिग न्यूक्लियस, ठीक है, जब इसमें 3 न्यूट्रॉन्स ऐड हो, ठीक है, तो ये 3 न्यूट्रॉन, सॉरी 1 न्यूट्रॉन ऐड हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है कि नहीं? यस असल में ये जो यूरेनियम है ना, ये वाला यूरेनियम, ये यूरेनियम स्टेबल है, ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव नहीं। हम क्या करते हैं, इसको रेडियो एक्टिव बनाते हैं, तो इस चीज का ना नाम होता है इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, कि जैसे कोई चीज वैसे तो रेडियो एक्टिव नहीं है लेकिन आपने उसे बनाया रेडियो, तो हमने इसको न्यूट्रॉन इसके अंदर घुसा दिया। ये न्यूट्रॉन जो है ना, इसकी खास बात पता क्या है, जैसे ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, यूरेनियम का न्यूक्लियस, यहां से एक न्यूट्रॉन आ रहा है, इसके अंदर घुसना है इसको, तभी 236 होगा। अगर ये न्यूट्रॉन बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आएगा ना, तो ये यूरेनियम इसको धक्का देके बाहर भेज देता, लेकिन अगर ये धीरे धीरे आएगा तो ये उस यूरेनियम के अंदर घुस जाता है। समझे लॉजिक? इसलिए स्लो न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं अपन को, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है, इनका नाम होता है थर्मल न्यूट्रॉन्स। कुछ समझ में आ रहा है यार? यस सर आ रहा है। ठीक है, यस सर। तो जब ये इसके अंदर घुस गया तो 236 बन गया। अब ये जो 236 वाला है ना, 236 वाला यूरेनियम 92 236, ये टूट जाता है एक बेरियम में, एक क्रिप्टन, और साथ में, अच्छा बेरियम और क्रिप्टन 141 और 56 और 92 और 36, ठीक है, ये बेरियम क्रिप्टन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एक बेरियम, एक क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सर ये अगर बिना न्यूट्रॉन के नहीं टूट सकता? नहीं भाई, अनस्टेबल तो होना चाहिए,
जो चीज अनस्टेबल होगी वही तो टूटेगी ना। अगर कोई चीज अनस्टेबल है ही नहीं तो कैसे टूटेगी? तो उसे अनस्टेबल बनाया पहले अपन ने। समझ गए लॉजिक? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये रिलेशन समझ में आया। अच्छा, अब इसमें देखो कई लोग इसमें कहते हैं कि चेन रिएक्शन हो गया, क्योंकि एक न्यूट्रॉन तो अपन ने एंटर कराया और बाहर निकले 3 न्यूट्रॉन, है ना। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे मान लो किसी जगह पर 100 यूरेनियम की न्यूक्लियाई पड़े, अब हमने एक न्यूट्रॉन धीमे से भेजा तो वो एक यूरेनियम के अंदर घुस गया और वो यूरेनियम एक बेरियम, एक क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन्स में टूट गया। ये 3 न्यूट्रॉन जाकर फिर 3 यूरेनियम से टकराए तो वो 3 यूरेनियम फिर टूट गए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना, ये वाले, ये 3 न्यूट्रॉन्स बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, इसलिए एक के बाद ही रिएक्शन स्टॉप्स, इट डज नॉट कैरी ऑन। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आपने सुना होगा एक टर्म होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, उसमें हम ये रिएक्शन को कंटिन्यू कराते हैं। मतलब कि जैसे ये 3 न्यूट्रॉन ऐसे तो वेस्टेज हो गया ना, अपने किसी काम के ही नहीं है, तो हमने सोचा इन 3 न्यूट्रॉन्स का यूज करें। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर लोगों ने बनाया जिसमें ये न्यूक्लियर रिएक्शन चलता रहे, खत्म ना हो। ठीक है, तो एक चीज होती है, ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, एक चीज होती है जिसको कहते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, इट स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है ना। और मॉडरेटर के लिए हम लोग यूज करते हैं heavy water. We use heavy water as a moderator. तो मॉडरेटर जैसे अब ये तीनों न्यूट्रॉन मॉडरेटर से पास करते हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने के बाद थोड़ा इस बात का खतरा है ना कि अब तीनों न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम से जाके टकरा जाएंगे और फिर रिएक्शन शुरू कर देंगे, है कि नहीं? बताओ, Yes, sir. है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हम इन 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लें, अगर हम इन 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लें तो एक ही न्यूट्रॉन बचेगा, सिर्फ बचेगा एक ही Yes, न्यूट्रॉन, sir. है ना। वो न्यूट्रॉन जाके फिर एक ही यूरेनियम से टकराएगा, फिर 3 न्यूट्रॉन जो निकलेंगे उनको स्लो डाउन करके उसमें से फिर 2 एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना वो चलता तो रहेगा पर चेन रिएक्शन नहीं बनेगा। ये नहीं होगा कि मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो जाए। तो इसलिए इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स।
कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ, सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन दिख रही? यस सर, फ्रीज हो गई है सर। एक मिनट, यस सर। न्यूक्लियर रिएक्टर पहुंच गए। एक मिनट। अब देखो, यस सर, देख रही है। सर दिख यस रही है। सर। ओके। हाँ, तो कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ कैडमियम। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। सर स्क्रॉल अप कर देंगे सर एक बार। हाँ, एक मिनट, वो ये सर डन। ठीक है। ओह, हाँ, तो कंट्रोल देखो क्या क्या, तो कई बार पूछते व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। पहला तो हो गया कि भाई मॉडरेटर एक कंपोनेंट है जिसका काम क्या है? न्यूट्रॉन्स को स्लो करना। कंट्रोल रॉड्स हैं जो कैडमियम की बनी होती हैं और एक्स्ट्रा को। लेकिन अब इसमें क्या होता, कई बार जब हम कंट्रोल रॉड्स इमर्स करते हैं ना, तो वो सारे ही न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो रिएक्शन रुक जाता। भाई आइडियल क्या है? 3 में से 2 एब्जॉर्ब हो, 1 चले, दिस इज आइडियल। बट समटाइम्स दे एब्जॉर्ब ऑल 3। तो इसलिए काफी टाइम तक पहले हमको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है कि इसमें कितनी कंट्रोल रॉड्स डाली जाए, ताकि रिएक्शन ना तो चेन रिएक्शन बने और ना ही रिएक्शन बंद हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर में एक और चीज होती है, कूलेंट। कूलेंट, ठीक है। कूलेंट का एक्चुअली काम क्या है? जैसे अब आप ये देखिए, ये जो होता ना, ये इसमें साथ में एनर्जी भी निकलती है। एक यूरेनियम के फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, यस सर। कूलेंट। कूलेंट के लिए कई लोग हैवी वाटर का यूज कर लेते हैं, कई लोग सिंपल वाटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और एक होती है, जैसे जो भी पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, तो रेडिएशन से बचाने के लिए शील्डिंग वॉल। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर।
सबसे पहला कंपोनेंट तो खुद यूरेनियम ही है, फ्यूल है ना, खुद यूरेनियम ही है। दूसरा है मॉडरेटर, ये फर्स्ट हो गया मॉडरेटर। तीसरा कंट्रोल रॉड, चौथा कूलेंट और पांचवा शील्डिंग वॉल। ठीक है, I think this part is clear for the nuclear reactor. बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद Yes, एक sir. है टर्म विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? इट इज ऑपोजिट ऑफ फिशन। फिशन में क्या होता था, बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता था। फ्यूजन में क्या होता है, व्हेन स्मॉलर न्यूक्लियाई combine to form a large nucleus। छोटे न्यूक्लियाई जब एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, देन वो पॉइंट लिख लिया ना आप लोगों ने 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला। Yes, sir. हाँ ठीक है। यस When सर। smaller nuclei combine to form a larger nucleus, then this process is called fusion। ठीक है, इसमें एक्चुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है ना जो हमको पढ़ना है, वो एक्चुअली एक ऐसी रिएक्शन है जो सन पे होती है। ठीक है, तो सन पे क्या होता है, देखो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है सन पे, ठीक है, या प्रोटॉन्स कह सकते हैं, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन जैसे 1H1 प्रोटॉन, 4 ये मिलकर और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इट इज एक्चुअली अ स्टेप वाइज प्रोसेस, स्टेप्स पे होती है। तो मैं आपको एक जनरल दिखा रहा हूं सबको मिला जुला के, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। उसके अलावा 2 न्यूट्रिनो निकलते हैं, 6 गामा रेज, और साथ में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी निकलती है। 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी। ठीक है, अच्छा ये बताओ यार, यूरेनियम में तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स निकल रही है ना, और
इस फ्यूजन वाले रिएक्शन में तो सिर्फ 26.7 ही निकल रही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है या नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन फिर भी ना जो फ्यूजन है ना, फ्यूजन वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यूरेनियम के एक न्यूक्लियाई का जो मास है वो 236 है या 235 कह लो। हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियाई मिलकर भी इनका मास 4 बन रहा। तो अगर मास वाइज देखो, जैसे मास वाइज, तो यूरेनियम का जो 236 है उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है, तो एक में कितनी निकलेगी? कितनी? यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। लेकिन इसमें जब 4 में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही तो एक में कितनी निकलेगी? 4 6 जा 24, 2 आ गया, 4 6 जा 24, 3 आ गया, 4 से इतना। देखो तो जितना यूरेनियम है अगर उतनी हाइड्रोजन हो तो सोचो हाइड्रोजन से कितनी ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। समझ रहा है लॉजिक? यस सर। इसलिए अगर हमसे ये पूछे ना कि विच इज मोर पावरफुल रिएक्शन, फिशन और फ्यूजन, तो हम कहेंगे फ्यूजन, बिकॉज फॉर द सेम मास फ्यूजन विल रिलीज मच लार्जर एनर्जी कंपेयर टू फिशन। बोलो। डन हो गया? सर। ठीक है।